हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भ्रूणपोष के प्रकार। चैप्टर 3 का टॉपिक है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भ्रूण के परिवर्धन के बारे में पढ़ा था, तो ये टॉपिक रह गया था उसमें से। भ्रूणपोष जैसा कि आपको निषेचन के समय बताया था कि पादपों में द्वितीय निषेचन के दौरान एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है। और द्वितीयक केंद्रक जैसा कि आपको पता है, द्वितीयक केंद्रक में पहले से 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक नरयुग्मक के मिलने से 3 केंद्रक हो जाते हैं। तो 3 केंद्रकों को संलयन, इसको बोला त्रिसंलयन के दौरान क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और वह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, जो परिवर्तित होने वाले भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा होता है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, हम तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले जो हमने ऊपर कोशिका सेल्स बनाई, ये है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। इससे केंद्रीय भ्रूणपोष कैसे बनेगा, इससे कोशिकीय भ्रूणपोष कैसे बनेगा, इससे हेलोबियल भ्रूणपोष कैसे बनेगा, तीनों का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। इसके अंतर्गत होता क्या है, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इससे केंद्रक में लगातार केंद्रक विभाजन होते हैं। केंद्र के विभाजन होते हैं और केंद्रक विभाजन होने से कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। बीच में क्या होता है, बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ये रिक्तिका है और रिक्तिका के बन जाने से ये सारे जो केंद्रक है परिधि की ओर जमा हो जाते हैं। ठीक है, और इसके सबसे ऊपरी सिरे पर भ्रूण स्थित होता है। ठीक, तो ये जो भ्रूणपोष होता है क्या कहलाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। बाद में क्या होता है, ये सभी जो केंद्रक है इनके चारों ओर भित्ति निर्माण हो जाता है और ये कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ये बाद में केंद्रकीय से हटकर क्या बन जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का भ्रूणपोष है ये लगभग 56% आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। हमारा नारियल पानी होता है जिसे हम पीते हैं, वो भी क्या एक प्रकार का तरल केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। दूसरी बात करते हैं हम कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी साथ साथ हो जाता है, जिससे ये शुरू से अंत तक कोशिकीय रहता है, कोशिकाएं ही इसमें बनती हैं और इसके ऊपरी पार्ट पर भ्रूण स्थित होता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष है ये गैमोपेटैली के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा आता है हेलोबियल या माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें होता क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है उसमें सबसे पहले एक विभाजन होता है जिससे एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। दोनों केंद्रक विभाजन साथ साथ भित्ति निर्माण हो जाता है, 2 कोशिका बन जाती हैं, एक निभाग की और दूसरी बीजाणु द्वार की ओर। निभाग की ओर जो कोशिका होती है उसमें केवल क्या होता है, केंद्रक विभाजन होते हैं और बीजाणु द्वार वाली जो कोशिका उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है, भित्ति का निर्माण भी हो रहा है। तो आधा पार्ट तो कोशिकीय हो जाता है, आधा केंद्रकीय हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का भ्रूणपोष इन दोनों का मिलाजुला रूप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष या माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष एक बीजपत्री कुल के हेलोबियल गण होता है उसके सदस्यों में पाया जाता है, इसलिए हेलोबियल गण होने का इसका नाम भी हेलोबियल भ्रूणपोष रखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 प्रकार के भ्रूणपोष आवृतबीजी पादपों में पाए जाते हैं। अब इस भ्रूणपोष का कार्य क्या है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। भ्रूणपोष क्या करता है, परिवर्तित होने वाले भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष में कई प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ये पाए जाते हैं और ये सारे पदार्थ परिवर्तित होने वाले भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम बीज का निर्माण। इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैंने पहले वीडियो में भी की थी। बीज का निर्माण देखिए, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ये पशुपासन हो गया इसका। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड है। बीजांड के अंदर ये भ्रूण कोश, जिसमें एक अंड कोशिका, ये सहायक कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिका और ये द्वितीयक केंद्रक। ये पहला अध्यावरण और ये दूसरा अध्यावरण। ठीक, ये पार्ट हमने पढ़ लिया था। निषेचन हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या हुआ था? परागनलिका बनी, परागनलिका अंदर प्रवेश करने के बाद दो नरयुग्मक मुक्त कर देती है और एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका को निषेचित करता है। ये तो क्या है? अंड कोशिका। ये द्वितीयक केंद्रक। ये बाहरी अध्यावरण, ये आंतरिक अध्यावरण, ये बीजांड ग्रंथ, ठीक है। और ये पूरा पूरा क्या है? बीजांड, ठीक है। अब ये पूरा पूरा बीजांड, ये पूरा क्या है? बीजांड। ये क्या बनाएगा? ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण बीजांड निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बीज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अंड कोशिका, जैसे कि आपको पता है, ये क्या बना देती है? ये भ्रूण बनाएगी, ठीक। द्वितीय केंद्रक ये क्या बनाएगा? ये भ्रूणकोश बनाता है, इससे भ्रूणकोश बन गया, ठीक। बाहरी अध्यावरण, ये बीज का आवरण बनाएगा, बाहरी आवरण जिसको बोलेंगे टेस्टा। ये आंतरिक आवरण बनाएगा, इसका नाम क्या होगा? टैगमैन, ठीक है ना। इस प्रकार से बाहरी टेस्टा टैगमैन का निर्माण, यानी बीज का आवरण बन जाता है भ्रूण के चारों ओर, है ना। और बीजांड कैसे बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। शेष जो पार्ट रह गए, बीजांड ग्रंथ रह गया, ठीक है ना, प्रतिमुखी कोशिका रह गई, सहायक कोशिका रह गई, ये सब नष्ट हो जाते हैं, कोई रोज ज्यादा नहीं रहता, ठीक। अब क्या पार्ट रह गया? ये रह गया अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय क्या होगा? ये फल में परिवर्तित हो जाएगा। अंडाशय पूरा पूरा फल में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो वर्तिका है, ये सूख कर नष्ट हो जाएगी, वर्तिका भी सूख करके नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अंडाशय फल बन जाएगा और बीजांड क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। और बीजांड के आवरण, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण क्या बनाएंगे? बीजांड के आवरण, द्वितीय केंद्रक से भ्रूणकोश बन जाएगा, अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक। अब ये बीजांड का है, ये भी क्या काम करता है? पोषण के रूप में काम में आ जाता है भ्रूण प्रवर्धन के दौरान। लेकिन कुछ कुछ पादपों में क्या होता है? बीजांड का है, बीज के चारों ओर एक पतली परत के रूप में रह जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। जैसे काली मिर्च में होता है, ठीक है ना। बीजांड काय का कुछ पार्ट भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतली परत के रूप में रह जाता है। दोबारा देख लो, ये जो बीजांड काय है, इसका कुछ पार्ट क्या रह जाता है? भ्रूणकोश के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में, पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। इस परत को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्पर्म, जैसे काली मिर्च के अंतर्गत पाई जाती है। कुछ पादपों में क्या होता है? बीजांड के चारों ओर कुछ बूंदेदार पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम एरे,
ये खाने योग्य पार्ट होता है, ऐसे लीची है, लीची में एनिल पाया जाता है। कुछ यूफोरबिएसी कुल के पादप हैं, जैसे अरंडी है। अरंडी में क्या होता है, जहां बीजांड द्वार होता है और बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद से रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम कैरेंकल। कैरेंकल ये किसमें मिलता है, यूफोरबिएसी कुल का पादप है अरंडी, उसमें कैरेंकल पाया जाता है। इस प्रकार की विशेष संरचना कुछ कुछ पादपों में देखने को मिलती है। अब फल की बात करते हैं। फल किससे बना, अंडाशय से। अब ये भी मैंने पहले आपको बताया था कि अंडाशय फल, जब फल का निर्माण जो अंडाशय से होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम वास्तविक फल। वास्तविक फल, ठीक। और जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य पार्ट जैसे पुष्पासन से हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे फल को हम क्या बोलेंगे, आभासी फल। जैसे सेब है, नाशपाती है, ये सारे क्या है, आभासी फल है। वास्तविक फल है जैसे केला है, अंगूर है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, टमाटर है, ये सारे सब क्या है, वास्तविक फल है जो अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक। और जब पुष्पासन से या पुष्प की अन्य पार्ट से फल का परिवर्तन होगा तब उसको क्या बोलेंगे, आभासी फल कहलाएंगे, जैसे सेब है और नाशपाती होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, हम अंडाशय पर बगैर निषेचन के ही हार्मोन के छिड़काव के द्वारा भी फल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं, जो बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन फलों में बीज नहीं बनते, ठीक है। जितने बिना बीज वाले फल होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है आपका पीढ़ी एकांतरण। जो पार्ट के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आवृत बीजी पादपों का विशेष कैरेक्टर होता है, विशेष लक्षण होता है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या है, पीढ़ी एकांतरण, देखिए मुख्य पादप जो होता है आवृत बीजियों में, ये द्विगुणित होता है, इसको बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद, ठीक है। अब ये पादप, इसमें फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं। पुष्पों में जननांग होता है, नर और मादा जननांग। नर और मादा जननांग में पुंकेसर है, जायांग है, उसमें क्या पाए जाते हैं, बीजांड और परागकोश। वो क्या करते हैं, नरयुग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो नरयुग्मक कैसे होते हैं, अगुणित। और इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम, युग्मकोद्भिद। तो आवृत बीजी पादपों में क्या होता है, जीवन चक्र में द्विगुणित, उसके बाद अगुणित और फिर उसके बाद द्विगुणित, यानी बीजाणुउद्भिद, उसके बाद युग्मकोद्भिद और फिर से बीजाणुउद्भिद, यानी दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक क्रम में लगातार आती रहती हैं, ठीक है ना। तो दो अवस्थाओं का कौन कौन सी, द्विगुणित और अगुणित, या बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्थाओं का एक के बाद एक क्रम में आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो इन पादपों में यह अवस्था कैसे आती है, देखिए ये मुख्य पादप हो गया, ये द्विगुणित है, इस पर क्या लगेंगे, पुष्प। परिपक्व होने पर पुष्प में नर जननांग क्या होंगे, पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होंगे, परागकोश। और परागकोश में अर्धसूत्री भाग से क्या बनेंगे, पराग कण, ठीक है ना। ये नरयुग्मकोद्भिद होता है, जो नरयुग्मक बनाएगा। परागकण से क्या बनेंगे, नरयुग्मक। ऐसे ही पुष्प का दूसरा क्या है, मादा जननांग।
मादा जननांग कौन है? जायांग या अंडक। इसमें क्या होते हैं? बीजांड। ठीक है। और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु से क्या बनेंगी? नरयुग्मक अंड कोशिका बनेगी। ठीक है। तो यहां तक ये सारी अवस्थाएं द्विगुणित है। ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ये भी कैसी है? द्विगुणित है। परागकोश द्विगुणित होता है, लेकिन परागकण कैसा बनता है? अर्धसूत्रीय वालन से ये क्या अवस्था क्या हो गई? अगुणित हो गई। नरयुग्मक अगुणित हो गए, अगुणित हो गए। गुरु बीजाणु कैसे हो गए? अगुणित हो गए। बीजांड द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है। अब क्या होगा? दोनों युग्मकों में निषेचन होता है, अंडकोशिका और नरयुग्मक। निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज। ये कैसा हो जाएगा? द्विगुणित। ये इस बीजाणु उत्प्रेरित जो होता है मुख्य पादप, इसकी प्रथम कोशिका होती है, जो आगे युग्मनज क्या बनाएगा? भ्रूण। और भ्रूण से मुख्य पादप या नया पादप विकसित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में देखिए, यहां पर ये जो अवस्था है, यहां से लेकर ये अवस्था अगुणित आई, ये अवस्था कौन सी है? अगुणित। और जीवन चक्र की शेष जो पूरी अवस्था है, ये सब कैसी है? द्विगुणित। ये दोनों अवस्था कैसी? सारी अवस्था कैसी है? द्विगुणित। तो इनको क्या बोलेंगे हम? बीजाणु उत्प्रेरित। और ये क्या कहलाएगी? युग्मकोत्प्रेरित। ठीक है ना। तो जीवन चक्र में पहले बीजाणु उत्प्रेरित अवस्था, उसके बाद युग्मकोत्प्रेरित, और उसके बाद फिर से बीजाणु उत्प्रेरित अवस्था आ जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों अवस्था एकांतर क्रम में, एक के बाद एक क्रम में आती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? पीढ़ी एकांतर कहलाती है। ठीक है ना। इस टॉपिक के साथ में ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके नोट्स मैंने आपको पीडीएफ बना करके कंप्लीट दे रखे हैं। तो ये आपके आज तक इस वीडियो के साथ में 3 चैप्टर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में कल हम चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, और जब 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो चौथा चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर हो जाने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट जो 4 नंबर की है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। और 4 चैप्टर पूरा होने में फिर इसका हम एक बार आपसे टेस्ट लेंगे, जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि 30 क्वेश्चन का आपको टेस्ट होगा, जो पहले यूनिट कंप्लीट होने पर लिया जाएगा। ठीक है ना।